नमस्कार, मैं सिमर भूमि से रोहित शर्मा। भारत के माओवादी आंदोलन में भयंकर डिबेट चल रहा है और ये डिबेट कोई नया नहीं है। ये डिबेट तब से है जब से सीपीआई माओवादी की स्थापना हुई है, या यूं कहें भारत में चारों मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई एमएल का स्थापना हुआ था। उस समय भी सुनीति कुमार घोष ने पुस्तक लिखा था बिग बुर्जुआ, या अन्य कई किताबें उन्होंने लिख करके इस बात को साबित किया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक है। ये अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक की अवधारणा के खिलाफ भारत की तमाम पार्टियां जो लेफ्ट की रही हैं लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि भारत चरित्र बदल गया है, इसलिए जो है क्रांति का रास्ता यहाँ पर कृषि क्रांति कतई नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत के उन लोगों ने जो कि मतलब क्रांतिकारी आंदोलन का विरोध किए हैं या फिर उनके साथ भी रहे हैं, उन्होंने भी बार बार ये बात को उठाया है कि भारत का रास्ता चीन या रूस के रास्ते से नहीं निकल सकता। लेकिन चारों मजूमदार ने इस चीज को स्थापित किया कि भारत का रास्ता जो है चीन का रास्ता ही हो सकता है, और इसकी धुरी जो होगी वो कृषि क्रांति होगी। कृषि क्रांति के इर्द गिर्द तमाम तरीके का चीजें विकसित होगा और भारत में जनवादी क्रांति का सूत्रपात होगा। यह एक स्थापित तथ्य है। जिन देशों में पूंजीवाद की स्थापना हुआ है वहां पर भी क्रांति हुई है, और क्रांति के बाद ही वहां पर पूंजीवाद की स्थापना भी हुई है। सने सने पूंजीवाद कहीं नहीं आता, या एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था में नहीं बदलता जब तक कि बाहरी फोर्स या फिर अंदरूनी फोर्स उसको बदल न डाले। भारत में न क्रांति हुई है, न ही किसी तरह का ज्यादा कुछ विकास हुआ है। परिणाम ये हुआ है कि भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है वह सने सने बढ़ा है। पूंजीवाद का जो अवधारणा था भारत में विकसित होने का, उस अवधारणा की भ्रूण हत्या तब हो जाती है जब टिप्पू सुल्तान जैसे जो पूंजीवाद के समर्थक थे उस दौर में, उनकी हत्या हो जाती है। वो आखिरी निजाम थे जो कि पूंजीवाद को प्रोत्साहित कर रहे थे, पूंजीवाद दिशा में भारत को ले जा रहे थे। भारत के इससे पहले भारत की व्यवस्था थी सामंती थी, लेकिन अंग्रेज आकर के जब उनकी हत्या कर देते हैं, इसके बाद जो है भारत से पूंजीवाद खत्म हो जाता है, पूंजीवाद का विकास बंद हो जाता है। इसके बाद जो भी होता है वो दलाल पूंजी का विकास होता है, वो विकास बढ़ता बढ़ता आज की परिस्थिति में आया है। ये डिबेट इसलिए उठाना जरूरी है, आज फिर माओवादी आंदोलन के अंदर ही इस सवाल को उठाया जा रहा है। इसके पहले भी माओवादी के बीच में कई सारे लोग धरे रहे हैं जो कि बार बार भारत में पूंजीवाद गीत गाते रहे हैं, और गीत गाते गाते पार्टी उनको बाहर निकालती रही है। और भारत में जो कृषि क्रांति की अवधारणा थी, चारों मजूमदार ने जिसको सुनिश्चित किया था, उस रास्ते को छोड़ने की बात बार बार आती जा रही है। अब जब सीपीआई माओवादी के अंदर एक बड़े नेता जो थे वेणुगोपाल, जब वह इस सवाल को उठाना शुरू किए तो सवाल उठा कि पार्टी के अंदर किस तरह का हलचल मच गया, क्योंकि वेणुगोपाल स्वाभाविक तौर पर पार्टी के अंदर में लीडर थे, और जब उनका इस तरह से पतन होता है और वह सशस्त्र क्रांति की अवधारणा को छोड़ करके जब वह सरकार के साथ गोद में बैठ गए हैं, और उन नेताओं की हत्या करवाने में उनकी भूमिका भी कहीं न कहीं संदिग्ध दिख रही है, जिसमें कि बासवराज जैसे नेता महासचिव या फिर अन्य 8-10 लीडर्स, बालकृष्णा, चलपति, कोशा, राजू जैसे महत्वपूर्ण नेता जो कि चारों मजूमदार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे थे और कृषि क्रांति की अवधारणा को लेकर सशस्त्र क्रांति की धारा को जीवित रखे हुए थे, उनकी हत्या होने के बाद वेणुगोपाल ने सीधा पलटी मारा, और वे जो है सीधे सीधे सशस्त्र क्रांति का अब जरूरत नहीं है भारत में, इस तरह की बातें फैला करके चीजों को मिसगाइड, डिसगाइड और पार्टी को ही खत्म करने पर उतारू हो गए थे। पार्टी के वर्तमान महासचिव जो तिरुपति हैं, इनको कि देव जी के नाम से जाना जाता है, और मैं बता चुका हूं पहले भी कि देव जी बिहार के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे माओवादियों के, जिनकी मृत्यु 2018 में हुआ है इलाज के बगैर। और देव जी ही वह लीडर थे जिन्होंने कि बिहार के जहानाबाद में जेल ब्रेक कांड को नेतृत्व दिए थे, और उस जेल ब्रेक कांड ने पूरी दुनिया में चीजों को एक नई दिशा की तरफ ले गया था।
तो उन्हीं देव जी के नाम का संभवतः इस्तेमाल तिरुपति भी कर रहे हैं, जो कि महासचिव हैं, और ये जो देव जी है सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी थे। तो इस तरह से देव जी का संबंध बिहार से भी जुड़ जाता है और इस कारण एक नई चीजें चली है। लेकिन जब अभय जो अभय नाम से लिखा करते थे पत्र, पहले प्रवक्ता रहे थे सीपीआई माओवादी के वेणुगोपाल, जब उनका पतन होता है तो देव जी पूरी पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं, सवाल को रेज कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया में क्रांतिकारियों के ऊपर सशस्त्र हमले तेज हो गए हैं और यहाँ तक कि आप जो भी जिस तरह का भी आंदोलन आप कर रहे हैं उसके खिलाफ भी आप का दमन बम मिसाइल तोपों से हो रहा है। चाहे गाजा की बात कर लीजिए आप, अगर जहाँ फिलिस्तीन के मसला है, या फिर आप भारत की बात कर लीजिए आप अगर, तो जहां कहीं युवा भी रोजगार की बात करते हैं तो उनको गोली से भुना जाता है, जेल में डाला जाता है। फुनसुक वांगडू जो एक 3 इडियट फिल्म से मशहूर कैरेक्टर था, उनके जो जिनके ऊपर ये फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर फिल्माया गया था, वो थे लद्दाख के सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक को आज जेल की हवा खिलाई जा रही है और गुंडे मवाली संसद में बैठ करके नीति निर्धारण देश का कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में आदिवासियों को या माओवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। उनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आधुनिक तंत्र, आधुनिक हथियार और आधुनिक सूचना व्यवस्था के तहत उनकी हत्याएं की जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हथियारबंद संघर्ष क्या जरूरत क्यों है इस देश को। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि बिहार की सड़कों पर जब कोई युवा, टीचर या फिर किसी भी समुदाय ने प्रतिरोध करने की कोशिश किया, प्रदर्शन करने की कोशिश किया, उनके ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लादे गए, जेल में डाले गए, जिंदगी बर्बाद कर दिया गया उन लोगों का। ऐसे में सशस्त्र क्रांति की जरूरत क्यों है, कैसे है, यह आज के समय में भी बहुत बड़ा डिबेट खुद सीपीआई माओवादी के अंदर भी उठा था, जिससे कि सीपीआई माओवादी के प्रखर नेतृत्व देव जी ने रोक दिया, उन गद्दारों को मार भगाया गया और सत पार्टी फिर से एक सवाल को लेकर के अपने जगह पर कहीं न कहीं खड़ी हुई। इसी बीच में एक बहुत सुंदर डिबेट आया है जो कि एन वेणुगोपाल के नाम से एक आर्टिकल लिखी गई है और ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आज के परिप्रेक्ष्य में है। सीपीआई माओवादी के अंदर जो डिबेट चल रहा है उस मद्देनजर एन वेणुगोपाल वो वेणुगोपाल नहीं है जो सीपीआई माओवादी पोलिट ब्यूरो मेंबर थे और जिन्होंने गद्दारी करके पार्टी से भाग गए और अमित शाह के गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वेणुगोपाल एन वेणुगोपाल है और ये एन वेणुगोपाल बर्बर राव के दामाद लगते हैं और ये जो है एक पत्रिका के संपादक हैं और उन्होंने ये पत्र लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आप अगर ना देखना चाहें तो आप यहां से स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये पत्र, ये जो आर्टिकल है, लेख है, इतने महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल को हम दर्शकों से अपील करेंगे कि बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तभी इस आर्टिकल को आप समझ पाएंगे, इस आर्टिकल के महत्व को, इसके मर्म को आप समझ पाएंगे। आइए हम सीधा उस आर्टिकल की तरफ चलते हैं और हम दर्शकों से अपील करेंगे इस आर्टिकल को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनने का, समझने का। यह लेख मूलतः तेलुगु में लिखा गया था और तेलुगु से अनुवाद हुआ है हिंदी में, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं कमियां हो सकती है। दर्शकों से अनुरोध करेंगे इस कमियों को नजरअंदाज करेंगे, आर्टिकल पर मुख्य फोकस करेंगे। यह अनुवाद हमने AI शुरू किया है और इस आर्टिकल का शीर्षक जो मैंने दिया है वो है माओवादियों का वर्तमान संकट और ऐतिहासिक आशावाद। इसका मूल शीर्षक था वर्तमान संकट ऐतिहासिक आशावाद। इस पत्र में आर्टिकल जो लिखा है शब्द से मैं पढ़कर दर्शकों को सुना रहा हूं। बाहर से हो रही भीषण हत्याओं और लगभग हर हफ्ते घटित होने वाली हृदय विदारक त्रासदियों के बीच भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भीतर से भी त्रस्त घटनाओं का सामना कर रहा है।
भारतीय जन आंदोलन के इतिहास में ऐसे उतार चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थकों और समग्र जनता में निराशा और हताशा का वातावरण पैदा कर रहा है। ठीक इस समय जब राज्य ने तारीख तय कर दी है और सैन्य क्षेत्र में उसे घेरने, उसका पीछा करने और उसे खत्म करने पर आमादा है, वे लोग जो लंबे समय से क्रांतिकारी आंदोलन के दुश्मन और आलोचक रहे हैं और जिन्होंने बाह्य तौर पर सहानुभूति दिखाई है लेकिन आंतरिक रूप से विरोध और संदेह रखते हैं, उन्होंने भी वैचारिक क्षेत्र में हमला करना शुरू कर दिया है। इन दो हमलों के साथ क्रांतिकारी आंदोलन पर एक और हमला हो रहा है जो मतभेदों और यहाँ तक कि भीतर से गंभीर असहमतियों और संदेहों से ग्रस्त है। हालांकि हमें तीन दलों को एक ही स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन पर हमला करते हुए नहीं देखना चाहिए और एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन यह सच है कि हमला तीन दिशाओं से हो रहा है। यह सच है कि इस बात पर संदेह जताया जा रहा है कि क्या क्रांतिकारी आंदोलन इतने बड़े हमले से बच पाएगा, और यह निराशा और हताशा के और भी कारण हैं। यह स्थिति जहां क्रांतिकारी आंदोलन को सैन्य, वैचारिक और संरचनात्मक क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, न केवल क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा रही एक विशिष्ट संरचना के लिए शर्मनाक है, यह भारत के संपूर्ण उत्पीड़ित जन आंदोलन, उत्पीड़ित जनता और मार्क्सवाद के सिद्धांत के लिए भी एक कठिन समय है। माओवादी पार्टी एक विशिष्ट उत्पीड़ित जन संरचना के सामने आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, यह केवल उस पार्टी का मामला नहीं है। अगर शासक वर्ग आज उस पार्टी को खत्म करने में सफल हो जाती है तो यह समस्त उत्पीड़ित जनता के लिए, उन अनेक संघर्षों के लिए जो उत्पीड़ित जनता लड़ रही है और लड़नी चाहिए, और अंततः उत्पीड़ित जनता के राजत्व के लिए और मार्क्सवाद के लिए जो उत्पीड़ित वर्ग का विज्ञान और हथियार है, एक चुनौती होगी। इसीलिए इस आपदा के दौर को, इस संकट के दौर को हम कैसे समझें और स्वीकार करें, और इस आपदा से वर्तमान और भविष्य के लिए क्या सबक लें। साथ ही देश विदेश में लगातार हो रही इन क्षतियों, विपत्तियों और समस्याओं से हताशा और हतोत्साहित उत्पीड़ित जनसमूह को कैसे साहस और विश्वास दिया जाए, उन्हें कैसे धैर्यवान बनाया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस लेख का उद्देश्य दो महत्वपूर्ण और जरूरी प्रश्नों के उत्तर तलाशना है। वर्तमान को कैसे समझें और वर्तमान को धैर्यपूर्वक कैसे सहन करें। वर्तमान त्रासदी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। क्रांतिकारी आंदोलन, खासकर माओवादी पार्टी ने अपने 58 साल के इतिहास में कई कठिन दौर देखे हैं, कई प्रतिबंधों और सफलताओं को पार किया है। आज की माओवादी पार्टी उससे पहले की पीपुल्स वार और उससे पहले की भाकपा माले राज कमेटी के पूरे 55 साल का जीवन एक कांटों भरा रास्ता और प्रतिबंधों का भूलभुलैया रहा है। यह राज्य द्वारा संचालित नरसंहार का इतिहास है, इसे घेरने और खत्म करने की कोशिशों का इतिहास है। उस जघन्य हमले से क्रांतिकारी आंदोलन बार बार उभरा है, पराजित हुआ है, सीखा है और विस्तारित हुआ है। इस पूरे कांटेदार रास्ते में केंद्र सरकार का रवैया 14 के बाद और भी अमानवीय हो गया है। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैचारिक रूप से माओवादियों को अपना असली दुश्मन मानता है, इसीलिए उसने केंद्र सरकार के सत्ता में आते ही माओवादियों को खत्म करने की बात शुरू कर दी। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय, निरंतर संवाद और सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू किया, जो पहले नहीं था। उन्होंने विदेशी सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों से अधिक मदद लेनी शुरू कर दी, जो जन आंदोलन को दबाने में सफल रही। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक और हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी सड़कें बनाई जिससे सुरक्षा बल सबसे तेज गति से सुदूर इलाकों तक पहुंच सके। उन्होंने लोगों के बीच की खाई का इस्तेमाल कुछ वर्गों से युवा उपद्रवियों को भर्ती करने और उन्हें भारी रकम देकर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए किया। चूंकि देश में बेरोजगारी बढ़ी है तथा विज्ञापन माध्यमों से बार बार विलासितापूर्ण और समृद्ध जीवनशैली को दिखाकर अपना आकर्षण बढ़ाया है, इसलिए ऐसे लालची युवाओं को आकर्षित करना आसान हो गया है। केंद्र सरकार इन कार्यों को सुचारू रूप से कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को संघ परिवार और हाथों में रखने की राजनीतिक आवश्यकता
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले 4 वर्षों 14 से 19 के बीच पूरी हुई, लेकिन 18 में वहां कांग्रेस शासन के कारण इसमें कुछ बाधा आई। कांग्रेस ने भी उन्हीं राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को जारी रखते हुए सत्तारूढ़ गुटों के भीतर संघर्षों के कारण उस दमन को हासिल नहीं किया जिसकी संघ परिवार ने अगले 5 वर्षों के लिए योजना बनाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा कि 24 का लोकसभा चुनाव माओवाद मुक्त भारत में होगा पूरा नहीं हुआ। यह पता चलने पर कि यह संभव नहीं है, चुनाव से पहले सूरजकुंड की बैठक में एक नई योजना बनाई गई। 23 में छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार सत्ता में आ गई। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को नष्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि यह एक डबल इंजन सरकार हो। अमित शाह ने दिसंबर 23 में ऑपरेशन कगार शुरू करने का घोषणा की और वास्तव में यह 1 जनवरी 24 को शुरू हुआ। अमित शाह संघ परिवार के नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने बयान देना शुरू कर दिया कि 31 मार्च 26 तक देश के सभी माओवादियों को सफाया कर दिया जाएगा और असली माओवादियों को सफाया कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में हजारों सुरक्षा बलों को जंगल में गहराई तक भेजा गया। पहले की तरह निचले जंगलों में शिविर स्थापित किए गए और आदिवासी गांवों, जंगलों और पहाड़ियों की तलाशी लेकर नरसंहार को और तेज किया गया। संघ परिवार ने माओवादियों को सफाया करने, आदिवासियों को आतंकित करने, जंगल के खनिज संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने, अपने असली दुश्मन माने जाने वाले माओवादियों का सफाया करने और दशकों से शासक वर्ग को परेशान करने वाली समस्याओं को खत्म करने का अपना एजेंडा बनाया। हालांकि जब सैन्य अभियान ऑपरेशन कगार चल रहा था, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत और जनता को धोखा देने के लिए वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस आह्वान को स्वीकार करते हुए माओवादियों ने मार्च के अंत से जुलाई तक लगातार 5 पत्र लिखे। उन्होंने एक वीडियो साक्षात्कार भी दिया। एक और जब ये पत्र जारी थे, बिना किसी औपचारिक प्रतिक्रिया दिए और अनौपचारिक रूप से बातचीत को अस्वीकार करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी सैन्य युद्ध रणनीति जारी रखी। उन्होंने कार्यगुत्ता में छिपे माओवादियों के अर्धसत्य का व्यापक प्रचार किया और 3 हफ्तों तक आगे क्या होगा इस पर मनोवैज्ञानिक युद्ध जारी रखा, जिससे चिंता और निराशा फैलती रही। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक और सैन्य हमले तेज किए जा रहे थे, शीर्ष नेताओं की हत्या की कोशिशें की जा रही थी और आंदोलन को उसके नेतृत्व से वंचित करने की कोशिशें की जा रही थी। और दूसरी ओर यह दुष्प्रचार व्यापक रूप से फैलाया जा रहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन का ढांचा ढह रहा है, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन के भीतर क्रांतिकारी समर्थकों में और जनता में निराशा की एक आम भावना पैदा हो रही थी। एक तरह से सुरक्षा बल इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में लगे थे। बाहरी नागरिक समाज द्वारा विशेष रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि पंजाब, बंगाल और दिल्ली जैसे स्थानों में ऑपरेशन कगार को रोकने और माओवादियों के साथ बातचीत करने के प्रयासों के बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार ने उनकी अनदेखी की है और नरसंहार में अधिक आक्रामक भूमिका निभाना जारी रखा है। अंत में माओवादी पार्टी के महासचिव नंबाला केशवराव बसवराज को सीधे गिरफ्तार कर लिया और उन्हें और उनके साथियों को 27 दिनों तक ट्रैक किया गया। 10,000 अर्धसैनिक बलों ने उन्हें घेर लिया और 60 घंटे तक उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। महासचिव और उनके 27 साथियों की हत्या ने देश दुनिया में चिंता और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। चारू मजुमदार के बाद अब महासचिव की पुलिस द्वारा हत्या की गई है। यह दुख कम होने के से पहले ही केंद्रीय समिति के 7 और सदस्यों तथा कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या ने उस दुख को और बढ़ा दिया है। क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक इसे एक और हत्या मानकर शोक में डूबे हुए हैं। 5-6 महीनों से उदारवादी संसदीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन में लंबे समय से काम करने वाले, यहाँ तक कि सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने वाले भी यह कहने लगे हैं कि चाहे संयोग से हो या जानबूझकर मूल क्रांतिकारी रास्ता गलत है, उस रास्ते की वजह से अनावश्यक बलिदान दिए जा रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष का समय नहीं है। लंबे समय तक चलने वाले जनयुद्ध का विचार पुराना हो चुका है
और क्रांति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश में उत्पादन का तरीका बदल गया है। आइए हम उन वक्ताओं को छोड़ दें जो ऐसा मौका आने पर क्रांतिकारी आंदोलन पर पत्थर फेंकना चाहते हैं। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारियों और समर्थकों सभी तरफ निराशा छाने लगी। एक और निराशा तो दूसरी ओर मार्ग के प्रति संशय की झूठी कहानियां पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगी। ऐसे वातावरण में भी एकमात्र आशा यही थी कि क्रांतिकारी आंदोलन अभी भी खड़ा है, सिर नहीं झुका रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। ऑपरेशन कगार को रोकने, बातचीत करने और युद्ध विराम की घोषणा करने की मांग के साथ साथ यह आश्वासन कि उनकी सेना शहीदों के अंतिम संस्कार और स्मारकों पर मौजूद रहेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थकों की उम्मीदों को धूमिल नहीं होने दिया। उसी क्षण बिजली की तरह कौंध कर केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय के नाम से एक बयान जारी हुआ। 15 अगस्त 25 का यह बयान 16 सितंबर को प्रकाशित हुआ। तस्वीर के साथ जारी किया गया यह बयान क्रांतिकारी आंदोलन की परंपरा से अलग था और 10 दिन पहले प्रकाशित पार्टी स्थापना सप्ताह मनाने की घोषणा की भावना से भी अलग था। इसलिए कई लोगों को संदेह हुआ कि अभय का पत्र असली नहीं है। यह शासक वर्ग के वनभंगी युद्ध का हिस्सा माना गया। पत्र में दिए गए विवादास्पद मुद्दे इस बहस से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह पत्र असली है या नहीं। पत्र में कहा गया है कि पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय स्वयं नंबाला के सबराव ने लिया था और उनकी हत्या के बाद अब वे इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर उन्होंने घोषणा की है कि वे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त कर रहे हैं और दूसरी ओर वे इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री या उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इस बीच वे पार्टी को अपने बदले हुए विचारों से अवगत कराएंगे और बातचीत के पक्ष में लोगों के एक समूह तैयार करेंगे। पत्र में कहा गया कि एक सीमित कैडर और कुछ नेतृत्व सहयोगी संशोधित विचारों से सहमत है और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें विभिन्न राज्यों के अपने सहयोगियों और जेल में बंद लोगों के साथ संशोधित विचारों पर चर्चा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से सरकार के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपना ईमेल और फेसबुक आईडी भी सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसमें उनके संशोधित विचारों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदी जेल अधिकारियों की अनुमति से अपने विचार भेज सकते हैं। इस पत्र की विषय वस्तु असंगत, हास्यास्पद, विरोधाभासी और क्रांतिकारी आंदोलन की भावना के बिल्कुल विपरीत है। एक जगह कहा गया है कि पार्टी ने एक निर्णय ले लिया है और दूसरी जगह कहा गया है कि पार्टी को सूचित किया जाना चाहिए। अगर वे कहते हैं कि जो लोग इसके पक्ष में हैं उनके साथ एक चर्चा समूह बनाया जाएगा, तो ये ऐसा है जैसे यह कहना कि यह पार्टी की आम सहमति नहीं है या कम से कम बहुमत की राय नहीं है। यह हास्यास्पद है कि एक गुमनाम समूह ईमेल, फेसबुक और जेल अधिकारियों के माध्यम से एक बहुत ही बुनियादी राजनीतिक निर्णय पर सार्वजनिक चर्चा को आमंत्रित करता है। आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति जो 4 दशकों से भी अधिक समय से क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा रहा हो, विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुका हो और वर्तमान में केंद्रीय कमेटी का आधिकारिक प्रवक्ता हो, ऐसा व्यक्ति का पत्र लिखेगा। इसलिए यह संदेह हुआ कि यह पत्र शायद उसने नहीं लिखा होगा, बल्कि पुलिस ने मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत इसे प्रकाशित किया होगा। 1-2 दिन के भीतर ही उनकी आवाज में एक बयान सामने आया जिसे उसने खुद पढ़ा। तब भी यह संदेह था कि उसकी आवाज पुलिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जरिए गढ़ी थी। लेकिन इन शंकाओं को दूर करने के लिए अगस्त महीने की तारीख वाला 6 पन्नों का एक बिना तारीख वाला पत्र भी मिला है, जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी जनता से अपील। इस पत्र पर उन्होंने केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय की जगह PB सदस्य सोनू लिखा है। अंत में उन्होंने अपराध बोध लिखा है। यह पत्र भी द्वंद्व का केंद्र बिंदु है। इसमें ऐसे वाक्य हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन के उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को छूते हैं जो लगातार हो रही हार से चिंतित है। इसमें ऐसे वाक्य हैं जो उन लोगों की भावनाओं को छूते हैं जो सच्चे दिल से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस बात पर अफसोस जताते हैं कि आंदोलन आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उस आपसी निराशा को दूर करने के बजाय यह कहकर मुख्य मार्ग से भटकने और पीछे हटने की कोशिश की गई है। आइए
उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर आगे बढ़ें। ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। पिछले 5 दशकों में क्रांतिकारी आंदोलन को मिली सफलताओं की बात करते हुए ऐसा लगता है कि वह उस सफलता के आधार पर बनी रणनीति को, रणकौशल और मार्गदर्शन को ही आधार मानकर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि मुख्य मार्ग और रणनीति गलत है। क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के बारे में गलत धारणाएं, झूठ और अर्ध सत्य मौजूद हैं। अतीत में कई बार हुई आत्मालोचना और चर्चा में यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि मुख्य संघर्ष गलत है और उसे समाप्त कर देना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए देश में क्रांतिकारी स्थिति सकारात्मक रूप से बदल रही है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि पार्टी ने उन्हें समय से पहले ही मान लिया था। इस स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद शेष क्रांतिकारी ताकतों के लिए पार्टी की रणनीति और नीतियों में बुनियादी बदलाव लाना असंभव हो गया है। इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के लिए अतीत की गलतियों से सीख लेना, सशक्त संघर्ष को अस्थायी रूप से स्थगित किए बिना फिर से क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करना असंभव है। पार्टी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने का एकमात्र तरीका यह है कि यह अतीत की गलतियों से सहारा लिए बिना खुले तौर पर लोगों के बीच जाए और सार्वजनिक मुद्दों पर उन्हें पुनर्गठित करें। इस निरर्थक निष्कर्ष का सार यही है। ये जो एक पैरा मैंने पढ़ा है कि इस स्थिति को सुधारने के लगातार प्रयास के बावजूद, ये पैरा सोनू वेणुगोपाल का था, इसको इन्होंने कोट किया है। अनावश्यक और अत्यधिक आत्मदोष से ओतप्रोत इस पत्र में जनयुद्ध के दीर्घकालिक मार्ग और सशस्त्र संघर्ष जैसे शब्दों की भी निंदा की गई थी। अंत में यह इस खुले सुझाव के साथ समाप्त हुआ कि चूंकि अब हमारा अस्तित्व नहीं रहा और आप पर हमले बढ़ेंगे, इसलिए आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी होगी और इस काल्पनिक आह्वान के साथ कि आइए हम जायज जन मुद्दों पर जायज संघर्ष करें। इस बात को अभय ने कहा था। इस पत्र में व्यक्त कुछ विचार विवादास्पद हैं। इस पर पहले भी आंतरिक और बाह्य रूप से चर्चा हो चुकी है। इन पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन इस पत्र की प्राप्ति से जुड़ी परिस्थितियां संदिग्ध है। चूंकि इन पत्रों में वैचारिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ संरचनात्मक मुद्दे भी शामिल हैं, इसलिए आधिकारिक प्रवक्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया पहला बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की नहीं। चूंकि इन पत्रों में वैचारिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ संरचनात्मक मुद्दे भी शामिल हैं, इसलिए आधिकारिक प्रवक्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया पहला बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की नहीं। तेलंगाना राष्ट्र कमेटी के आधिकारिक प्रवक्ता जगन ने 19 सितंबर को एक बयान जारी किया। हथियार डालना, मुख्य धारा में शामिल होना और उत्पीड़ित लोगों के साथ विश्वासघात करना हमारी पार्टी की नीति नहीं है, बल्कि बदलते हालात को समझना और वर्ग युद्ध की और जनयुद्ध को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। 20 सितंबर को केंद्रीय कमेटी के आधिकारिक प्रवक्ता अभय और दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति माने DKSZC के आधिकारिक प्रवक्ता विकल्प की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि पार्टी अपनी मूल लाइन पर प्रतिबद्ध है और रहेगी। एक और जहां संघ परिवार सरकार की सांप्रदायिकता, निगमीकरण और सैन्यीकरण की राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियां समाज में कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर जातिगत, धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रीय और भाषाई असमानताएं, महंगाई, बेरोजगारी, समाजवादी शोषण और उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों का असंतोष तथा क्रांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसलिए यह इतिहास, समाज, जनता के भविष्य के लिए खतरा है कि एकमात्र क्रांतिकारी आंदोलन संरचना जो इतने लंबे समय से आशा की किरण रही है, दुर्भाग्य से इस तरह के त्रिआयामी हमले का शिकार हो गई। यह कहना मुश्किल है कि क्या यह इस हमले से उभरेगी और उत्पीड़ित जनता को तीव्र वर्ग संघर्ष में नेतृत्व देने की शक्ति प्राप्त करेगी, या इस हमले से कमजोर हो जाएगी। इतिहास में भी ऐसे संकट आए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इसने संकटों पर विजय प्राप्त की है, ऊपर उठकर एक उज्जवल और नया मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर इसने धीरे धीरे अपनी पदवी और पदकदमी खो दी है और निष्क्रियता की ओर अग्रसर हो गया है। इसके अलावा चाहे यह कितना भी जरूरी क्यों न लगे, एक समय ऐसा आता है जब वर्ग संघर्ष एक भौतिक नियम बन जाता है और किसी समय वह फिर से उभर सकता है। इसीलिए इस निराधार आशावाद का इतिहास में कोई स्थान नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बस एक अस्थायी झटका है, जल्दी ही उभर जाएंगे।
इस निराशावाद का इतिहास में कोई स्थान नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, चलो हार मानकर घर चले, अपना जीवन जिए। सच्चाई इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है। हमारे देश के कई संघर्षों का इतिहास बताता है कि ये दोनों ही तर्क निरर्थक हैं। कई संघर्ष शासक वर्ग के भयानक दमन और जन आंदोलन की गलतियों का लुप्त हो गए हैं। इतिहास बताता है कि इस प्रकार रोका गया प्रत्येक संघर्ष आगे चलकर 10 अधिक सशक्त, व्यापक, अधिक विचारशील और अधिक विविध संघर्षों में बदल गया है। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन और समग्र जन आंदोलन को आज जो नुकसान हो रहा है वो गंभीर है। हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए जन भावनाओं को कुंद कर दें, लेकिन इस अनुभव से सीख लेकर भविष्य में व्यापक जन आंदोलन अवश्य ही उभरेंगे। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्षरण, निराशा और अस्थायी सफलताओं का सामना कैसे करता है। अतीत का अनुभव बताता है कि जन संघर्ष कभी भी अस्थायी रूप से दबाए नहीं जाते। यदि कोई क्रांतिकारी आंदोलन जनता के दैनिक जीवन, शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार से जुड़ा है तो उसका पुनः सशक्त होना निश्चित है। जैसे जैसे सैन्यीकरण, आर्थिक असमानता, कारपोरेट शोषण और साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, जन संघर्ष और भी व्यापक और संगठित होता जाएगा। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक लोग अपने अधिकारों, जीवन और भविष्य की रक्षा के लिए तैयार होंगे। इस संदर्भ में बुनियादी सिद्धांतों और रणनीतियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सशस्त्र संघर्ष केवल एक साधन है, यह कभी भी मुख्य लक्ष्य नहीं होता। मुख्य लक्ष्य जनता को संगठित करना, उन्हें जन संघर्ष में शामिल करना और दमनकारी ताकतों के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे गलतियों से सीखें, पिछले अनुभवों का मूल्यांकन करें और भविष्य के लिए एक अधिक संगठित और अनुशासित रणनीति विकसित करें। जनता ही शक्ति है, उसे संगठित किए बिना कोई भी आंदोलन नहीं टिक सकता है। अंततः इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी बाधा अंतिम नहीं होती। सही नेतृत्व, सुव्यवस्थित रणनीति और जनसाधारण की सक्रिय भागीदारी से क्रांतिकारी आंदोलनों में नई ऊर्जा भरी जा सकती है। और अस्थायी रुकावटें और दमन तो बस परीक्षाएं हैं जिन्हें पार करने के लिए आंदोलन और भी मजबूत हो जाता है। इसीलिए वर्तमान स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका है, नंबर 1, गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें। नंबर 2, लोगों को जागरूक करें और संगठित बनाएं। नंबर 3, बुनियादी सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करते हुए धैर्य के साथ जन संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना। 4, अस्थायी असफलताओं पर निराशाओं से हतोत्साहित हुए बिना दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ये 4 पॉइंट दर्ज है। भारत के आदिवासी आंदोलन के इस दौर में ये जरूरी है कि हर कार्यकर्ता और जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जो भी हार मानेगा वह जन संघर्ष की ताकत को कम करेगा, लेकिन जो भी दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेगा वह आंदोलन को एक नई दिशा दिखाएगा। संक्षेप में इतिहास हमें सिखाता है, निराशा और अस्थायी असफलता अंत नहीं है। अगर संघर्ष जारी रहा तो जनता फिर से मजबूत होगी और शोषक वर्ग के विरुद्ध जन संघर्ष नई रूपों में फिर से जागृत होगा। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का यह शाश्वत सत्य है, जनता ही शक्ति है, संगठन ही मुख्य साधन है तथा दीर्घकालिक संघर्ष ही सफलता की पूंजी है। ये लेख यहाँ समाप्त होता है। एन वेणुगोपाल, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये बर्बर राव के दामाद हैं और उन्होंने ये पत्र लिखा है। ये पत्र नहीं, ये एक लेख लिखा है अपनी पत्रिका में जिसके वो संपादक हैं। ये पत्र पर इनकी राय है और मैं समझता हूँ कि भारत के तमाम लोग जो कि आंदोलन की बात करते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, यह उनकी राय भी जरूरी होगी। जो भी है आप देखें और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपको, वो ये कि दुनिया के हर इतिहास जहाँ कहीं संघर्ष हुआ है, क्रांति हुई है, लोगों की जान गई है, खून बहे हैं, एक से एक योद्धा शहीद हुए हैं और ये संख्या 10, 20, 50 में नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों में है।
चीन की बात करें हम अगर, जिसकी आबादी उस समय 49 में 44 करोड़ था, वहाँ लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए। रूस की बात करें अगर, जिसकी आबादी 20-22 करोड़ था, वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। प्रथम क्रांति जब हुआ था 17 में लेनिन के नेतृत्व में, तब भी लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। वियतनाम में जिस आबादी भी छोटी है, भूभाग भी छोटा है, वहाँ भी लाखों लोग मारे गए। सवाल उठता है, भारत में जिसकी आबादी 144 करोड़ है, क्या यहाँ पर 32 करोड़ लोग नहीं मरेंगे? बड़ा सवाल है। भारत में अब क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में अब तक मात्र जो मौतें हुई है, शहादतें हुई है 50 सालों में, अगर हम एक आंकड़ा निकालें अगर, तो ये 20-50 हज़ार भी पार नहीं करता है। 20 हज़ार आपको बंगाल में मारे गए थे युवा, जबकि चारू मजुमदार के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था मात्र 2 साल में। इसके बाद से जो मूवमेंट हुआ है, जो वक्तें आई है, उसमें भी 20 हज़ार लोग नहीं मारे गए हैं। सोनू वेणुगोपाल जो अपने आप को सीपीआई माओवादी के प्रवक्ता कहते थे, मात्र 500, 600, 1000, 10,000 लोगों की मौतों में ही घबरा गए। असल में भारत में अगर क्रांति होना है, भारत में अगर सच में जन क्रांति होनी है, तो कम से कम 32 करोड़ लोग तो जरूर ही मारे जाएंगे। लेकिन मसला अब यह है कि अब भारत की 2 पार्टी जो वास्तव में एक दूसरे का शत्रु है, निपटाने की कोशिश में है, आरएसएस और सीपीआई माओवादी। वास्तव में यही 2 पार्टी है जो इस पूरे सच्चे दिल से, सच्चे मन से एक दूसरे को नष्ट करने के लिए तैयार है। इन दोनों में आरएसएस जो है भारत को अतीत की ओर ले जाना चाहता है, मनुस्मृति स्थापित करना चाहता है, जहां पर कि शूद्रों के गले में हंडियां और पिछवाड़े में झाड़ू बांधा जाएगा। अभी जो आप सीजेआई, जो कि प्रधान न्यायाधीश हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, गवई, उनके ऊपर जूते चलाए गए। लेकिन जूते चलाने से भी जो अधिक प्रतीकात्मक चिन्ह हो रहा है, वो हो रहा है कि उनके उस गवई के तस्वीर पर बाकायदा हंडी लटकाया जा रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि भारत को फिर से एक बार मनुस्मृति काल में ले जाने के लिए आरएसएस की कोशिश किस तरह चल रही है। इन कोशिशों के खिलाफ एकमात्र सच्ची पार्टी जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से जनता के साथ खड़ी है, वह है सीपीआई माओवादी। देखना है सीपीआई माओवादी इन गद्दारों से, जो सोनू वेणुगोपाल जैसे गद्दार जो पार्टी के अंदर घुसे हुए थे, ब्राह्मणवादी तबका, ये लोग किस तरह से इनसे निपटते हैं और भारत में किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करते हैं। मौतें बहुत नहीं हुई है, 32 करोड़ जहां मौतें होनी है, वहां पर 1000, 2000, 5000 की मौतों का कोई मतलब नहीं बनता है। आज़ादी सदैव ही उसकी कीमत खून से चुकाई जाती है, और यह खून जो है हर चीज का आज़ादी का मूल्य होता है। हर परिवार से अगर एक व्यक्ति शहीद ना हो अगर, तो वह क्रांति टिकती ही नहीं है, कभी नहीं टिकेगी। यही कारण है कि चीन में बदलाव, पूंजीवाद आने के बाद भी वहां पर यह बदलाव उतनी आसानी से नहीं हो पाया है जितनी आसानी से कि शासक वर्ग चाहता था। भारत में महज 47 की आज़ादी के पहले ही बहुत लोगों की शहादत नहीं हुई है, उस अनुपात में नहीं हुई है। आज़ादी का मूल्य खून होता है, और खून हर परिवार को देना पड़ता है, तभी वो आज़ादी टिकती है। अन्यथा बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाती है, जहाँ पर कि आज़ादी के योद्धा कलंकित किए जाते हैं और आज़ादी के दुश्मन, सामंत, जमींदार सम्मानित होते हैं। भारत में भी यही हो रहा है। लक्ष्मीबाई का परिवार कहाँ है, किसी को नहीं पता, लेकिन सिंधिया घराने का परिवार कहाँ है, आज ये सबको पता है। देशभक्त दर दर भटक रहे हैं, गद्दार जो पहले थे आज शासक वर्ग बने हुए हैं। आज़ादी की कीमत खून से होता है, और ये खून की कीमत कैसे चुकाएगी जनता जानती है, क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए,
उसे अपना सुरक्षा चाहिए। माओवादी पार्टी इसको सुनिश्चित करती है। देखना है माओवादी का आंदोलन जो अंतर विरोध चल रहा है या गतिरोध आया है, इसे पार्टी कैसे पार पाती है। लेकिन एक चीज़ और है, आँख सोना आँख से निकल कर ही असली कुंदन के रूप में चमकता है। माओवादी पार्टी किस दिशा में जाएगी? देखिए, नेतृत्व सीपीआई माओवादी के महासचिव देव जी के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ी चैलेंजिंग है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही अगर आपको लगे कि कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। नमस्कार।